एक बार सोचो, तुमने बैंक से 5 लाख का लोन लिया। बस एक ईएमआई मिस होते ही आपके मोबाइल पर मैसेज पे मैसेज आने लग जाते हैं। तुम्हारा सिविल स्कोर गिर चुका होता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी पर सीजर का नोटिस आ चुका होता है। अब यही स्थिति एक ऐसे आदमी की सोचो जिसके ऊपर 9,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था। इसके साथ क्या होता है जरा सुनिए। कुछ भी नहीं, वह लंदन में अपनी आलीशान हवेली में बैठकर आराम से विस्की पी रहा होता है। एक कहानी है, नाम है विजय माल्या। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें पैसा, ताकत, घमंड और बारे में सब कुछ सिखाएगी। दोस्तों, स्कूल की भी पढ़ाई में ये सब नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़रूर सिखा देगी। विजय माल्या ऐसी शख्स जिसकी चीखें, जिसके करोड़ों का कर्ज भारत के बैंकों पर मढ़ता गया और बैंक चुपचाप देखते जाते हैं। अगर विजय माल्या की कहानी समझनी है तो सबसे पहले एक इंसान को समझना होगा। उनका नाम है वित्तल माल्या, मतलब विजय माल्या के पिता। ये वही शख्स थे, लगभग शून्य से इन्होंने एक विशाल बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। उनका तरीका अलग था। आज भारतीय बिजनेसमैन लगभग उनका नाम सम्मान से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कहानी को शून्य से प्रारंभ की थी। स्कूल के दिनों में उन्हें शेयर खरीदने का बहुत शौक था। मतलब वित्तल माल्या जिस समय शेयर खरीदते थे, जब ज़्यादातर लोग यह भी नहीं जानते थे कि शेयर बाजार होता भी क्या है। उनकी नज़र एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज मतलब यूबी ग्रुप पर पड़ी। उन्होंने धीरे धीरे उनके इतने शेयर खरीद लिए। 1947 में यह कंपनी पहले ही भारतीय निदेशक भी बन चुके थे। कुछ वर्षों बाद पूरे शहर के चेयरमैन भी बन चुके थे। मतलब हिंदुस्तान जो है भारत का गुलाम था उस समय। इस कंपनी के उन्होंने ज़्यादातर शेयर खरीद लिए थे, क्योंकि हिंदुस्तान में आपको एक चीज़ पता होगी, मंदिर के बाहर और आपको पता होगा शराब की दुकान के बाहर सुबह से ही भीड़ लग जाती है। ये वो पहले ही भाप चुके थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी घाटे में चल रही कंपनी को पहचानना, उन्हें सस्ते में खरीदना और फिर मुनाफे में बेचना, मतलब ब्रोकरिंग का काम करना। इस रणनीति ने उन्होंने शराब, फार्मा और फ्रूट प्रोसेसिंग जैसी कंपनी का विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया। इसमें उन्होंने मैकडोनाल्ड, कारवेज और किसान प्रोडक्ट जैसी कंपनी भी इसमें शामिल थी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो किसानों के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले हरित क्रांति का मतलब चर्चा होने लग जाती है। हरित क्रांति के बारे में सरकारें सबसे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय भूखमरी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन घर में उनका स्वभाव बिल्कुल शांत हुआ करता था। अब मानते हैं कि घर में स्वभाव शांत, उनका एक बेटा जन्म लेता है। नाम होता है विजय माल्या। 1955 में इनका जन्म हो जाता है। वित्तल माल्या अपने बेटे से जेब खर्च के हर एक हिसाब लिया करते थे। हर चीज, अनुशासन, हर कदम उनका नियंत्रण, यही आगे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाता है। शायद यही शख्स विजय माल्या के भीतर एक ऐसी आग जला देती है जिसके बाद में पूरी दुनिया उन्हें देखने पर मजबूर हो जाती है। अब आता है 1977 में एक बड़ा झटका सामने आता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पूरे भारत में शराबबंदी लागू कर दी थी। पूरी इंडस्ट्री घबरा जाती है। लोग अपने अपने शेयर औने पौने दाम में बेचने लग जाते हैं। लेकिन वित्तल माल्या इसका उल्टा करते हैं। वह जानते थे कि जब पूरी दुनिया शराब बेचती है और लोग शराब खरीदते हैं, तब उन्हें ज़्यादा भरोसा था भारत में शराबबंदी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। अगर चल भी गई तो इसकी ज़्यादा कालाबाजारी होगी, और यही वही होता है। करीब 2 साल बाद सरकार बदलती है, शराबबंदी हटती है। वित्तल माल्या के हाथ में भारत के शराब कारोबार का एक बड़ा हिस्सा आ चुका था। 1981 आते आते उनके पास 10 ब्रूअरीज मतलब 14 डिस्टिलरीज थी। मतलब कि पूरे भारत में 10 सबसे ज़्यादा शराब के ठेके बोल सकते हैं पूरे भारत में, और 14 डिस्टिलरी, मतलब सिंपल सी बात है, उनको बेचने का लाइसेंस था। इस दौरान में एक नया ब्रांड वह लॉन्च कर देते हैं, नाम होता है किंग्स फिशर। लेकिन 1983 में अचानक उनको दिल का दौरा पड़ता है और वित्तल माल्या की मृत्यु हो जाती है। अब करोड़ों का साम्राज्य की कमान मात्र 28 साल के विजय माल्या के हाथ में थी, जिन्होंने एक एक रुपए का हिसाब अपने पिता को दिया था। अब वो एक एक रुपए हमारे भारत देश से कैसे उड़ाते हैं, ये सब कहानी देखते हैं। जिस बेटे ने पूरी कहानी में नियंत्रण रखा था, जिस बेटे के ऊपर, वित्तल माल्या ने, आज वही जो है 28 साल की उम्र में चेयरपर्सन बन जाता है और पूरी आज़ादी के साथ वह एंट्री लेता है इस लीकर मार्केट में।
कंपनी कमान संभालते ही वित्तल माल्या ने सबसे पहले अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर दिया। उनके पिता सादगी, अनुशासन के प्रतीक माने जाते थे। वहीं विजय माल्या शान और शौकत, पार्टी और आलीशान जीवन शैली के लिए में जाने माने जाते हैं। लोग किंग ऑफ गुड टाइम उन्हें कहते हैं। लेकिन सिर्फ लाइफ स्टाइल ही नहीं, बिजनेसमैन में ये शुरुआत में बहुत तेजी से गलत साबित होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सही साबित कर देते हैं। उन्होंने देखा कि भारत में किंगफिशर बियर सिर्फ गर्मियों में बिकती है, जबकि दक्षिण भारत में साल भर इसकी मांग बढ़ती रहती है। उन्होंने उत्पादन सप्लाई सिस्टम बदल दिया। इसके बाद बियर में अल्कोहल की मात्रा 4% से बढ़ाकर 8% कर दी। लोगों को यह टेस्ट बहुत पसंद आता है और 1986 तक किंगफिशर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बियर बन चुकी थी। सबको लगा कि विजय सिर्फ अपने पिता का नाम नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से सफल हो रहे हैं। लेकिन इसी सफलता के साथ इनके अंदर एक चीज और बढ़ रही थी, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। बात होती है 1988 में। 1990 के दशक में विजय माल्या ने 2 घाटे वाली कंपनी खरीदी, जैसे हम कहते हैं बेस्ट कंपटीशन इंजीनियरिंग और मालाबार केमिकल फर्टिलाइजर। इसे मालाबार केमिकल फर्टिलाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों को संभालने के लिए भारी निवेश की जरूरत थी। विजय माल्या ने IDBI बैंक से लाखों का कर्ज लिया। अब आप बता देते हैं आपको कि बैंक जो है कर्ज किस बिहाफ में देती है। तो बैंक आपको कर्ज क्रेडिट के बिहाफ में देती है। मतलब जितना पैसा आप महीने में ट्रांजैक्शन करते हैं, उतना पैसा अगर आप करोड़ों का टर्नओवर आपका महीने में होता है तो ये साल में लगभग 1000 से 10,000 करोड़ तक हो जाता है। उसका आधा आपको बैंक देती है। मतलब विजय माल्या की कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही थी और विजय माल्या अपना टर्नओवर बैंक के सहारे बहुत ज्यादा दिखा रहे थे। IDBI बैंक से कर्ज लिया, लेकिन दोनों कंपनियां उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाई। कर्ज चुकाया नहीं जा सका और आखिरकार IDBI ने विजय माल्या को रिस्की कारोबार मानते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया। मतलब ये कहानी जो आपको दिखाई देती है कि रिस्की कारोबार में आते हुए ब्लैकलिस्ट किया, ये एक साफ चेतावनी थी, लेकिन विजय माल्या ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। और उसके बाद विजय माल्या एक बार एयरलाइंस में सफर करते हैं और सफर करने के बाद वो कहते हैं कि एक दिन मैं भी एक एयरलाइंस कंपनी जो है खड़ा करूंगा। किंगफिशर बियर अपने शिखर पर थी। इसी दौरान विजय माल्या ने एक नया सपना देखा, किंगफिशर एयरलाइंस का। उन्होंने 17 बैंकों से समूह से अपनी कंपनी और अपनी संपत्ति, अपनी व्यक्तिगत गारंटी उसमें रख दी और बिना किसी ठोस गिरवी के उन्होंने लगभग 804 करोड़ का कर्ज ले लिया। मतलब पहले से घाटे में चल रही कंपनी जो डूब चुकी थी पहले से, और पहले ही IDBI इन्होंने क्या कर दिया था, ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। उसके बाद भी कंपनी के द्वारा जो है अच्छा पैसा दिखाया गया और विजय माल्या को यहाँ पर 804 करोड़ का लोन मिल जाता है। एक मामूली व्यक्ति को लाख रुपए का लोन लेने के लिए चप्पलें घिस जाती है उसके बैंक के चक्कर, और यहाँ पर इस भाई साहब को करोड़ों अरबों का, लाखों का लोन मिल जाता है। 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइंस शुरू हो जाती है। उस समय भारत का सबसे शानदार एयरलाइंस में गिनी जाने लगी। दूसरी एयरलाइंस सिर्फ अखबार देखती थी, वहीं किंगफिशर डिजिटल एंटरटेनमेंट, शानदार सीटें, बेहतरीन खाना और विशेष सेवा यहाँ पर मिलती थी। विजय माल्या का मानना था कि जो लोग हवाई यात्रा कर सकते हैं वो भी थोड़े ज्यादा पैसे देकर लग्जरी भी देख सकते हैं, लेकिन वह एक बड़ी भूल थी दोस्तों। भारत में ज्यादातर लोग के लिए सस्ती यात्रा, लग्जरी कहीं से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति लग्जरियस की ओर जाता है उसका पतन देखा जा सकता है। 2006 में विजय माल्या ने विमान खरीदना तो चाहते थे, लेकिन IDBI से उन्होंने संपर्क किया। इस बार बैंक ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह पहले ही ब्लैकलिस्टेड हो चुके थे। फिर भी उन्होंने अपने पैसे से ही विमान खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने एयर डेक्कन का अधिग्रहण भी कर लिया। अब बेटा एयर डेक्कन जो है वो भी घाटे में चल रही थी। एयर डेक्कन एक लो कास्ट एयरलाइंस 99 तक, मतलब कि 99 रुपीस तक की वो लोग क्या कर देते, लोगों को सफर करवा देते। इस अधिग्रहण का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक आवश्यक घरेलू अनुभव हासिल करना था। मतलब कि वो हर एक व्यक्ति को जो है प्लेन में बैठाना चाहते थे। अब 99 रुपीस में अगर आप किसी को प्लेन में बैठा दोगे तो बताइए खर्च और फ्यूल का खर्चा और पायलट की फीस वगैरह कहाँ से निकल पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी यही हो जाती है। एयर डेक्कन का मॉडल था कम कीमत, किंगफिशर का मॉडल था लग्जरियस। विजय माल्या ने एयर डेक्कन को भी लग्जरी एयरलाइंस बनाने की कोशिश करी। टिकट महंगा कर दिया जाता है, सस्ते ग्राहक यहाँ से चले जाते हैं और एक लग्जरी ग्राहक भारत में उतने ही नई एयरलाइंस को बचा सकते हैं जितना कि जो है एक ज्यादा एफर्ट करने वाला व्यक्ति। फिर 2007 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ जाती है और भारत में एविएशन फ्यूल पर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया जाता है।
मतलब क्रूड ऑयल डॉलर के अकॉर्डिंग जो है उसके दाम बढ़ने से 2007 में आर्थिक संकट आ जाता है। भारत में एविएशन फ्यूल जैसा महंगा होता है तो एयर टैक्सी के दाम भी बढ़ जाते हैं और लगभग पूरी इंडस्ट्री घाटे में चली जाती है। यह घाटा एक व्यक्ति देख लेता है कि लगभग 2 साल से ये कंपनी जो है घाटे में चल रही थी और ये व्यक्ति जो है लाखों रुपए अय्याशी में उड़ा रहा। लेकिन इसी समय विजय माल्या ने व्हाइट मकॉय मंकी लगभग $595 मिलियन में खरीदा। फोर्स इंडिया F1 टीम भी खरीद ली उन्होंने भाई साहब। उसके बाद IPL की RCB टीम भी खरीदी, जो एक प्रकार से मैजिक मोमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यही आपको पैसा बनाकर देने वाला था। जब कंपनी ने कर्ज में डूबती जा रही थी तब उनकी शाही जिंदगी रफ्तार ले रही थी। लोग कर्ज में डूबते हैं और फालतू चीजों को छोड़ते हैं, ये भाई साहब लग्जरियस जिंदगी जी रहे थे। 2009 विजय माल्या ने लगभग 900 करोड़ का नाम का कर्ज ले लिया, फिर से ले लिया। अब बोलो 900 करोड़ ये हो गया, 850 करोड़ का पहले ही ले चुके थे, फिर भी बैंक जो है इन लोगों की। तेल कंपनी ने ईंधन देना बंद कर दिया है क्योंकि पुराने बिल ये चुका ही नहीं पा रहे। नोटिस पे नोटिस आ जाते हैं। कर्मचारी का महीने से वेतन रुका हुआ था, लेकिन इसी दौर विजय माल्या खुद करोड़ों रुपए का वेतन ले रहे थे। मतलब एक कंपनी के मैनेजमेंट होते के नाते 1 करोड़ रुपया अपनी कंपनी से एक टीम वर्क के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होते के नाते ये ले रहे थे, बाकी लोगों को पैसा ही नहीं दे पा रहे थे, वेतन नहीं दे पा रहे थे। 2010 में मास्टर डिबेंचर एग्रीमेंट MDRA ने एक बैंक ने एक लागू किया कि 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस की सभी उड़ानें जो है बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं दे पा रहे थे। पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा। 2014 में भारत के प्रमुख बैंकों ने विजय माल्या को आधिकारिक रूप से मतलब सभी तरीके से क्या कर दिया, शॉर्टलिस्टेड कर दिया और करप्ट घोषित कर दिया। अदालत ने उनका पासपोर्ट तक जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ पैसा लेकर बिक जाया करते हैं। CBI ने लुकआउट नोटिस जारी किया। दिसंबर 2015 में गोवा में उनकी एक भव्य पार्टी हो जाती है, उसके बाद भी देखिए, जिसमें कई मशहूर कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इसी दौरान प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आई देरी का फायदा उठाकर विजय माल्या कई बार विदेश गए, मतलब सेटलमेंट करने। सोचिए, फरवरी 2016 में उन्होंने सूचना मिलती है कि देश छोड़ने से उन्हें रोकने की कोशिश होने वाली है। इसके पहले ही वह लंदन रवाना हो जाते हैं और 18 अप्रैल 2017 को लंदन में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मतलब अपने देश में नहीं, किसी दूसरे देश में गिरफ्तार किया जाता है। उसी दिन उन्होंने जमानत भी मिल जाती है वहीं की वहीं। तब से उनके प्रत्यार्पण और कानूनी मामलों पर लगातार सुनवाई चल रही है। 2026 तक भारतीय एजेंसियां विजय माल्या की लगभग संपत्ति अगर देखें तो 11,000 करोड़ की बेचकर वसूली कर चुके हैं। बाकी रकम को लेकर कानूनी लड़ाई अभी चल रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है दोस्तों, ये एक समय था जब बॉलीवुड सितारे उनकी पार्टियों में शामिल होते थे। मतलब कि अगर कोई बॉलीवुड में अगर किसी मॉडल्स को अभिनेत्री के रूप में एंट्री लेनी होती थी तो विजय माल्या की पार्टी में सबसे ज़्यादा पहले वो लिस्टेड हो जाती थी। उनकी टीम फॉर्मूला 1 में दौड़ती थी दोस्तों, IPL में उनकी टीम खेलती थी, आज खेल रही है। उनके पास दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ था, लेकिन आज वह अपने ही पैसे वापस नहीं दे सकते। अपने देश का पैसा वो लूट कर ले गए, भाग जाते हैं, भगड़ों के रूप में वो लिस्टेड हो जाते हैं। उन्होंने एक विशाल बिजनेस साम्राज्य तो बनाया, एक एयरलाइंस बनाई, एक विरासत बनाई और फिर धीरे धीरे ही अपने फैसले से सब कुछ लोगों को चौंका दिया। क्योंकि जब ताकत इतनी बढ़ जाती है तो इंसान की जवाबदेही उसे डराने लग जाती है, तब उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वह खुद बन जाता है। आज विजय माल्या सबसे ज़्यादा आर्थिक अपराधी के रूप में देखा जाता है। और याद रखिए, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो लाखों करोड़ों रुपए लेकर हमारे देश से फरार हुआ और आज खुलेआम लंदन की सड़कों पे घूम रहा है। आज तक हमारी सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई है। तो कैसे एक आम व्यक्ति को साधारण से लोन के लिए इतने चक्कर काटने पड़ते हैं और एक EMI मिस हो जाने पर बैंक से मैसेज या बैंक का अधिकारी ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति के पास इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, ये सारी चीज़ें उसके हाथ में होने के बाद इसने पैसा ना लौटाकर एक आलीशान जिंदगी दी। ऐसे शख्स की कहानी जो अमीर की तहजीब तक तो गया, लेकिन आसमान से ऐसे नीचे उतरा कि पूरा कंगाल हो गया।